युवा मास्टर, आपको नाश्ते के लिए बिस्तर से उठना चाहिए। झाओ हाई के कान में एक वृद्ध लेकिन बहुत गंभीर आवाज गूंजी, लेकिन झाओ हाई को कोई परवाह नहीं थी, केवल एक भयावह सिरदर्द महसूस हो रहा था। उसका मानना था कि उसने कंप्यूटर बंद नहीं किया था और किसी नाटक की पंक्तियां सुन रहा था। लेकिन वह आवाज जारी रही, युवा गुरु, आपको बिस्तर से उठ जाना चाहिए। एक महान व्यक्ति के रूप में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। झाओ हाई ने शून्यता से देखा। क्योंकि यह आवाज कंप्यूटर से नहीं आई थी, इसलिए यह आवाज उसके कान के पास की लग रही थी और बेहद वास्तविक भी। ये बिल्कुल भी उसके टूटे हुए लाउडस्पीकर से पैदा हुई आवाज नहीं थी। सिर में बहुत दर्द होने के बावजूद झाओ हाई ने फिर भी जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं। जो चीज उसकी आंखों में गई वह उसके घर की सफेद छत नहीं थी, बल्कि मलमल की छतरी थी। झाओ हाई ने शून्यता से देखा। अपना सिर घुमाने पर उसने पाया कि वह एक बड़े लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था और बिस्तर के बगल में एक 50 वर्षीय व्यक्ति खड़ा था। उसके भूरे बालों में कंघी की हुई थी और एक भी किनारा नहीं था और उसका चेहरा गंभीर था, जो अब शांति से उसकी ओर देख रहा था। झाओ हाई ने मूर्खतापूर्वक इस गंभीर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, फिर चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। यह एक पत्थर का घर था, अत्यंत साधारण। जिस बड़े बिस्तर पर वह लेटा था, उसके अलावा एक मेज और एक कुर्सी ही एकमात्र फर्नीचर थे। ऐसा लगता था कि फर्श और दीवारें अभी अभी झाड़ी गई थीं। खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते थे, जिन पर सफेद कागज की एक परत चिपकी हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक चमकदार पत्थर रोशनी प्रदान करता था। पूरे कमरे में और कुछ नहीं था। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा गुरु, आप पहले से ही ठीक हैं, कृपया उठें। एक महान व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीना चाहिए। अब नाश्ते का समय हो गया है, युवा मास्टर, कृपया जल्दी उठें। झाओ हाई की नजरें उस आदमी की ओर देखने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, स्थानांतरण। इसके बाद उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी मौत हो गई। ग्रीन बुड्ढा ने बेहोश झाओ हाई को देखा। थोड़ा विचलित होकर वह जल्दी से बाहर चला गया। घर के बाहर 4 लोग खड़े थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। दोनों व्यक्ति बूढ़े नहीं थे, देखने में किशोर ही लगते थे, लेकिन फिर भी उनकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी। उनकी मांसपेशियां लोहे जैसी थी, त्वचा सांवली थी और बाल छोटे थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वे अप्रत्याशित रूप से जुड़वां थे, लेकिन थोड़े मूर्ख दिखते थे। दोनों महिलाओं में से एक की उम्र अधिक थी, 40 के पार, बहुत मोटा शरीर, नीले बालों वाला सिर, दयालु भौहें और सुखद आंखें। अभी उसकी अभिव्यक्ति चिंताजनक थी। छोटी लड़की केवल 16 या 17 वर्ष की थी, लेकिन लंबे सियान बाल, हंस के अंडे के आकार का छोटा चेहरा, पतली आकृति और गोरी त्वचा के साथ वह एक दुर्लभ सुंदरता की छवि रखती थी। अभी उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी। ग्रीन को बाहर निकलते देख वृद्ध महिला ने तुरंत कहा, ग्रीन, ये कैसा है? क्या युवा मास्टर जाग गए? ग्रीन ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। वह जाग गया, लेकिन जागते ही वह फिर बेहोश हो गया। मेरिन, तुम्हारा जादू असरहीन नहीं होगा, या उन दवाइयों से कोई समस्या है? किसी ने दवा के साथ कुछ किया? मेरिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर वास्तव में ऐसा है, तो मैं उन लोगों के साथ मिलकर काम करूंगी। भले ही युवा मास्टर थोड़ा बदमाश हो, फिर भी वह बुड्ढा परिवार का आखिरी खून है। उन शाही कमीनों, मुझे मत बताओ कि वे भूल गए हैं कि पुराने स्वामी ने उन दिनों साम्राज्य के लिए कितना कुछ किया था। वे कृतघ्न कमीने। ग्रीन ने गंभीरता से कहा, बेहतर होगा कि आप अंदर जाएं और देखें। अगर यह अच्छा नहीं है तो युवा मास्टर के साथ पानी के जादू का व्यवहार करें। चाहे कुछ भी हो, हमें बुड्ढा परिवार के आखिरी खून को संरक्षित करना होगा। मेरिन ने सिर हिलाया, फिर ग्रीन की ओर तेजी से देखा। यदि युवा मास्टर ठीक है, तो आपको उस पर कोई भी नेक मान करने की अनुमति नहीं है। हम पहले से ही इस निंदनीय स्थान पर हैं। उत्तम शिष्टाचार और ऐसे सभी लोग नरक में जा सकते हैं। उन महान चेहरों को देखकर मुझे उबकाई आती है। ग्रीन ने बेबसी से मेरिन की ओर देखा, लेकिन फिर भी गंभीरता से कहा, सवाल से बाहर, चाहे कुछ भी कहा जाए, युवा मास्टर अब एक विस्काउंट है, उसे एक रईस की तरह दिखना होगा। मैं युवा मास्टर को सिखाऊंगा कि सच्चा महान कैसे बने। मैं निश्चित रूप से बुड्ढा परिवार के हमारे प्रति किए गए महान उपकार से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरिन ने ग्रीन की ओर घूर कर देखा। यदि तुमने युवा मास्टर के साथ ऐसा करने का साहस किया, तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तुम बस भूख से मर सकते हो। हम अब ऐसी जगह पर हैं और यह भी नहीं जानते कि हम कब तक रुके रह सकते हैं। राजधानी में उन लोगों को जोड़ते हुए, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि युवा मास्टर के लिए वहां लौटने का मौका होगा? सपने देखते रहो। ग्रीन फूट फूट कर मुस्कुराया और बात करना जारी नहीं रखा। वह जानता था कि मेरिन सच कह रही थी। उन्हें ये निर्जन बंजर भूमि आवंटित करने का कारण शाही राजा और उन भव्य रईसों के कारण था। यदि बुड्ढा कबीले की पिछली सैन्य सफलता पहले इतनी शानदार नहीं होती, तो शायद वे पहले ही सीधे तौर पर बुड्ढा कबीले को खत्म कर चुके होते। भले ही बुड्ढा कबीला अभी भी अस्तित्व में था, फिर भी शाही राजधानी के कुलीन हलकों में फिर से प्रवेश करना असंभव था। इस हद तक कि लोग जानबूझकर यह भी भूल जाएंगे कि ऐसा कोई कबीला कभी अस्तित्व में था। लेकिन ग्रीन को सबसे अधिक हतोत्साहित करने वाली बात यह थी कि इस डर से कि बुड्ढा कबीला फिर से खुद को खत्म कर लेगा, शाही राजा के पास वास्तव में उनका युवा स्वामी था, जो बुड्ढा कबीले का आखिरी खून था, जो कबीले के वापस ऊपर चढ़ने की आखिरी उम्मीद थी। एडम बुड्ढा, शून्यता का जल पिएं। ये शून्यता का जल एक सर्वोच्च जादुई खजाना था। प्रत्येक बूंद का मूल्य सोने में नहीं तौला जा सकता था, लेकिन इसका एक ही उपयोग था, अपनी शक्ति को शून्य कर देना। जादुई शक्ति की बस एक बूंद दिव्य जादुई शक्ति वाले जादूगरों या दिव्य युद्ध शक्ति वाले योद्धाओं या एक दिव्य स्तर के शूरवीर को तुरंत एक सामान्य व्यक्ति में बदल सकती है, जिसके बाद से वह किसी भी जादू या युद्ध क्यूई का उपयोग करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाएगा और बिना किसी के इलाज। भले ही यह औषधि लोगों को युद्ध क्यूई या जादू का उपयोग करने में असमर्थ बना सकती है, फिर भी यह शरीर को प्रभावित नहीं करेगी, केवल आपको एक सामान्य व्यक्ति में बदल देगी। यदि यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होता, तो ऐसी औषधि साधारण पानी से अलग नहीं होती, लेकिन यदि यह एक महान या शक्ति होती, तो यह आपको तुरंत एक जादुई और मार्शल अपंग, एक बेकार व्यक्ति में बदल देती, जिससे आप गिर जाते ऊंचे बादलों से एक अथाह गड्ढे में। और एडम बुड्ढा को राजा ने ऐसी औषधि पीने का आदेश दिया था। उसके लिए अपने पूरे जीवन में कोई जादू या युद्ध क्यूई का अध्ययन करना असंभव होगा, वह केवल एक साधारण व्यक्ति ही हो सकता है। यदि ये किसी अन्य कुलीन परिवार के साथ हुआ होता, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं होता। कम से कम वे एक सामान्य व्यक्ति होते, रह रहे होते, खा रहे होते, मृत्यु का इंतजार कर रहे होते, अधिकार के किसी भी रास्ते पर चलने के बारे में सोचे बिना। लेकिन एडम के साथ ऐसा होना उसके जीवन का मतलब था। वह बुड्ढा परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसे कबीले के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए, बुड्ढा कबीले को एक बार फिर एक्सू साम्राज्य के इतिहास के मंच पर लाने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। लेकिन अब उसने शून्यता का पानी निगल लिया था। वह अब कोई जादू या युद्ध क्यूई नहीं सीख सकता था। उसके लिए कबीले को पुनर्जीवित करना असंभव था। बुड्ढा कबीले की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी।
यदि यह सिर्फ ताकत की कमी होती तो भी ग्रीन को चिंता नहीं होती। वह अभी भी 8वें स्तर का योद्धा था और उसकी पत्नी मेरिन भी 8वें स्तर की जल जादूगर थी। उनकी पोती मेग भी 6ठे स्तर की पवन जादूगर थी। उनके यहाँ रहते हुए बुड्ढा परिवार के पास अभी भी पर्याप्त ताकत होगी। यदि वे अभी भी अपनी पूर्व जागीर में होते तो बुड्ढा परिवार की समृद्धि को बहाल करना मुश्किल नहीं था। आखिरकार मूल रूप से बुड्ढा परिवार की जागीर साम्राज्य के दक्षिण में थी, जिसमें एक मुख्य शहर और 4 मध्यम आकार के कस्बे थे, एक बड़ी आबादी, उपजाऊ मिट्टी। जब तक वे अपना सिर नीचे रखते थे और कुछ वर्षों तक काम करते थे, बुड्ढा परिवार फलेगा फूलेगा। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि राजा वास्तव में उनकी जागीर बदल देंगे, शाही दक्षिण से उत्तर में ब्लैक वेस्ट तक। ब्लैक वेस्ट महाद्वीप की मृतभूमि थी। भले ही यह विशाल था, अक्सू साम्राज्य के 1/3 से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए यह स्थान मूल रूप से बंजर था। यहाँ कुछ भी नहीं उगता था, यहाँ तक कि रेगिस्तानी पौधे भी सूख कर मर जाते थे। किंवदंती है कि ब्लैक वेस्ट भी एक समय उपजाऊ भूमि थी, जब तक कि वहाँ युद्ध नहीं हुआ था, जहाँ कुछ दैवीय स्तर के जादूगर बड़े पैमाने पर निषिद्ध जादू का उपयोग करने के लिए एक साथ आए थे, जिससे इस भूमि को एक मृत भूमि में बदल दिया गया था, जहाँ कुछ भी नहीं उगता था। यदि यह सिर्फ एक मृत भूमि होती तो ग्रीन को अभी भी चिंता नहीं होती। जब तक उनके पास संचार के कुछ रास्ते हैं, वे कुछ व्यवसाय कर सकते थे और कम से कम अपना भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन ब्लैक वेस्ट परित्यक्त बौने लोहे के पहाड़ों से घिरा हुआ था और पहाड़ों को पार कर रहा था, और दूसरी तरफ महाद्वीप के महान निषिद्ध क्षेत्रों में से एक कैरियन मार्श था। ये कैरियन मार्श भी बुड्ढा परिवार की जागीर का हिस्सा था। गणना करने पर बुड्ढा परिवार की जागीर वास्तव में एक्सू साम्राज्य में सबसे बड़ी थी। लेकिन बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पड़ोसी फासेऊ कबीले का क्षेत्र था। भले ही फसेऊ परिवार बुड्ढा परिवार से जुड़ा हुआ था, बुड्ढा परिवार अपनी वर्तमान स्थिति में वे साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली फसेऊ कबीले के साथ विवाह की बात कैसे कर सकते थे। ये जगह सिर्फ नाम की डेडलैंड नहीं थी। सौभाग्य से यह पहले भी शाही नियंत्रण की सीमा के भीतर था, इसलिए उन परित्यक्त बौने लोहे के पहाड़ों में अभी भी एक छोटा सा महल था। ये पर्वत भी निषिद्ध जादू से प्रभावित नहीं हुआ था और अभी भी कुछ खेती योग्य भूमि थी, इसलिए वे कम से कम भूख से नहीं मरेंगे। जब ग्रीन को पता चला कि इस स्थान के लिए उनकी जागीर का आदान प्रदान किया गया है, तो उसने तुरंत दासों और जीवित रहने के लिए सामग्री, साथ ही बीज और कुछ उपकरणों के लिए बुड्ढा कबीले की संपत्ति का व्यापार किया था। नथिंगनेस का पानी पीने से अचेतन को ले जाने के तुरंत बाद एडम ने यहाँ यात्रा की। इसे छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन वे अभी भी छोटे महल में रह सकते हैं। ग्रीन के पीछे उसकी पत्नी मेरिन, उसकी पोती मेग, साथ ही एडम के पिता द्वारा बहुत पहले रखे गए जुड़वां अनाथ बच्चे ब्लॉकहेड और रॉकहेड, साथ ही 100 दास भी थे और कोई नहीं। लेकिन एडम साम्राज्य से लेकर ब्लैक वेस्ट तक पूरे रास्ते बेहोश था। सौभाग्य से मेरिन एक जादूगर थी और कभी कभी उसका इलाज करने के लिए जादू का उपयोग कर सकती थी, जिससे एडम सुरक्षित रूप से पहुंच सका। इसके अलावा कल उसने एडम की हालत देखी थी और सोचा था कि वह आज जाग जाएगा, इसीलिए ग्रीन उसे बिस्तर से बाहर निकलने के लिए कहेगा। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जो एडम अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है वह अब एडम नहीं है, बल्कि एडम की खाल पहने हुए पृथ्वी का एक बेवकूफ झाओ है। जैसे ही झाओ हाई बेहोश हो गया, एक स्मृति जो उसकी नहीं थी अचानक उसके दिमाग में घुस गई, जैसे कि कोई प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर से संबंधित नहीं था अचानक इंस्टॉल हो गया। इस अचानकता ने झाओ हाई के मस्तिष्क को लगभग दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। भले ही वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इससे उसका मस्तिष्क स्थिर हो गया, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने दिमाग में जानकारी को पचा रहा था। उसे नहीं पता था कि झाओ हाई को जागने में कितना समय लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके मस्तिष्क में यादों का एक ऐसा समूह था जो उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। स्मृतियों के इस संग्रह में उनका नाम एडम बुड्ढा था, जो आक महाद्वीप पर अक्सू साम्राज्य के एक जनरल के परिवार में पैदा हुए थे। 3 पीढ़ियों तक अक्सू साम्राज्य में मार्क्विस की स्थिति के साथ परिवार अंततः एडम के जीवन काल में कमजोर हो गया था। एडम एक सुखवादी युवा स्वामी था और उसकी मां की जल्दी मृत्यु हो जाने और उसके पिता के वर्षों तक सेना का नेतृत्व करने के कारण उसमें कानूनी और प्राकृतिक नैतिकता के प्रति अत्यधिक उपेक्षा बढ़ गई। वह लोगों पर अत्याचार करता था और किसी भी अपराध से पीछे नहीं हटता था। लेकिन उनके पिता हमेशा उनके लिए सुरक्षा करते थे, विशाल सैन्य बल रखते हुए कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। लेकिन उनके पिता से एक गलती हो गई थी। अक्सू साम्राज्य के उत्तराधिकार के संघर्ष में वह गलत पक्ष में खड़ा हो गया था। अक्सू साम्राज्य का पुराना राजा 47वां राजा था। उनके कुल मिलाकर 15 शाही बेटे थे, जिनमें से 5 राजा बन सकते थे: भव्य राजकुमार, तीसरा राजकुमार, चौथा राजकुमार, 7वां राजकुमार और 13वां राजकुमार। अक्सू साम्राज्य के कानूनों के अनुसार केवल राजा की रानी और पत्नियों के बच्चे ही राजा बनने के हकदार थे। निस्संदेह रानी और पत्नियों का हर बच्चा राजा नहीं बन सकता था, केवल वे बच्चे ही राजा बन सकते थे जिन्हें ग्रैंड ड्यूक या उससे ऊंची उपाधि से सम्मानित किया जाता था। शाही परिवार में जन्मे लोगों के पास गिनती की उपाधि होगी, और यदि उन्होंने शाही राजधानी में कुछ उपलब्धियां स्थापित नहीं की तो वे अपने शेष जीवन के लिए केवल गिनती में ही रहेंगे और उस पर बेहिसाब गिनती होगी। केवल उपलब्धियां स्थापित करके ही वे आगे बढ़ेंगे, अधिक से अधिक रक्त के राजकुमार तक। बेशक रानी और पत्नियों के बच्चों की गिनती ही नहीं की जा सकती। उन्हें आमतौर पर ड्यूक की उपाधि दी जाएगी और जब तक वे कुछ मामूली योगदान देते हैं या शायद कोई बहाना ढूंढते हैं, वे ग्रैंड ड्यूक और अंततः प्रिंस ऑफ द ब्लड तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे राजा बनने के योग्य हो जाते हैं। और 47वें एक्सू राजा के 5 बच्चे जो उपाधि प्राप्त करने में सक्षम थे, वे सभी रक्त के राजकुमार थे। उनमें से भव्य राजकुमार और चौथे राजकुमार का जन्म रानी द्वारा हुआ था, जबकि तीसरा राजकुमार और 7वां राजकुमार शाही पत्नी कैरिन के बच्चे थे, और 13वें राजकुमार का जन्म शाही पत्नी एवरिल से हुआ था, और वह सबसे कमजोर भी था। उसने कभी भी उच्च नहीं सोचा था का। लोग हमेशा सोचते थे कि भव्य राजकुमार रानी का बच्चा था, जिससे वह रूढ़िवादी पसंद बन गया, और तीसरा राजकुमार हमेशा हर सुख दुख में भव्य राजकुमार के साथ रहता था, इसलिए बहुत से लोगों ने भव्य राजकुमार के उत्तराधिकार का समर्थन किया। और चौथा राजकुमार और 7वां राजकुमार साझेदार थे। 7वें राजकुमार को चौथे राजकुमार का समर्थन था और करिन परिवार का भी समर्थन था, जिनकी आवाजें दरबार में बहुत तेज थीं। केवल 13वां राजकुमार सबसे छोटा, सबसे कमजोर, हमेशा सबसे कम दिखाई देने वाला था, इसीलिए कोई भी उसके बारे में आशावादी नहीं था। और आदम के पिता भव्य राजकुमार के शिविर में थे। ये भी बिल्कुल सामान्य था। उस समय भव्य राजकुमार की आवाज सबसे तेज थी और बुड्ढा परिवार कोई प्रभावशाली कुलीन कबीला नहीं था। वे दादा बुड्ढा की पीढ़ी में सैन्य उपलब्धियों के माध्यम से केवल कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए मार्क्विस की स्थिति तक पहुंचे थे। वे जल्दी से पुराने कुलीन वर्ग में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बनने की सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवार भव्य राजकुमार का समर्थन करना चुना। जब तक भव्य राजकुमार राजा बना, बुड्ढा परिवार अक्सू साम्राज्य की शक्ति के केंद्र में बढ़ सकता था। साम्राज्य में वास्तव में मान्यता प्राप्त रईस बन गया। महाद्वीप पर किसी भी राजा के कुलीन 2 प्रकार में विभाजित थे, एक पुराना कुलीन, दूसरा नया कुलीन।
नए और पुराने कुलीनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट था। नए कुलीनों को आमतौर पर ऊपर वाला समझा जाता था, पुराने कुलीनों द्वारा उन्हें कभी भी अच्छा नहीं माना जाता था और वे कभी भी साम्राज्य के शक्ति केंद्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते थे। महाद्वीप को विकास के कई वर्ष हो गए थे और एक राज्य में कुलीनों का प्रभाव बहुत अधिक था। कुछ समय ऐसे भी थे जब वे किसी राज्य के उत्थान और पतन को भी प्रभावित कर सकते थे, विशेष रूप से उन पुराने स्कूल के रईसों ने जो 1000 वर्षों में दर्जनों पीढ़ियों में विकसित हुए थे, जिनके पास सत्ता थी जिससे शाही सत्ता को भी डरना पड़ता था। उन पुराने स्कूल के कुलीनों को पूरे साम्राज्य के लिए शक्ति का केंद्र कहा जा सकता था और किसी भी नए कुलीन को उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। उन पुराने रईसों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनके पास उचित ताकत होनी चाहिए और बुडा परिवार बहुत तेजी से बढ़ा। अक्सू कबीले के राजाओं की कई पीढ़ियों ने उन पुराने रईसों पर शासन करने के लिए यही तरीका अपनाया था, लेकिन 46वें राजा की मृत्यु के बाद बुडा कबीले के दिन आसान नहीं थे। नया राजा उन्हें बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन वे पुराने सरदार उन्हें दबाना चाहते थे। इसलिए वे केवल नए राजा का दृढ़तापूर्वक समर्थन कर सकते थे ताकि कबीले का विकास जारी रह सके। लेकिन एडम के पिता गलत पक्ष में खड़े थे। जिस सबसे बड़बोले राजकुमार का उसने समर्थन किया वह अंततः राजा नहीं बन सका। इसके विपरीत वह सबसे कम सुस्पष्ट प्रतीत होने वाला सबसे कमजोर 13वां राजकुमार था जिसने सिंहासन ग्रहण किया। ग्रैंड प्रिंस को आत्महत्या करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ग्रैंड प्रिंस के अनुयायियों को हल्के में नहीं लिया गया। एडम के पिता को एक बहाने से जेल में डाल दिया गया और जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और एडम के पिछले कुकर्म सामने आ गए। लेकिन क्योंकि साम्राज्य को डर था कि ग्रीन और अन्य 8 स्तर की शक्तियां, साथ ही नए उत्तराधिकारी राजा भी परेशानी पैदा करेंगे, उन्होंने फिर भी थोड़ी उदारता दिखाई और एडम के साथ उदारता से पेश आए। मूल रूप से एडम को विरासत में जो मार्क्विस जागीर मिलनी थी उसे छीन लिया गया, उसे विस्काउंट में पदावनत कर दिया गया। उन्होंने मूल बहुत उपजाऊ जागीर को छीन लिया, इसे ब्लैक वेस्ट के बदले में ले लिया और एडम को शून्यता का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वह पूरी तरह से अपंग हो गया। यदि सामान्य रईसों के पास जागीरें होती तो वे इसे प्रबंधित करने के लिए अपने नौकरों या तुलनात्मक रूप से भरोसेमंद लोगों को छोड़ देते थे। भले ही जागीर उनकी नींव थी, वे साम्राज्य में होने वाली किसी भी चीज पर ध्यान देने के लिए राजधानी में रुके थे, कबीले के लिए क्या फायदेमंद था और क्या नहीं था। लेकिन एडम और अन्य नहीं थे। राजा द्वारा अपनी जागीर बदलने के बाद उन्हें 3 दिनों के भीतर शाही राजधानी छोड़ने का आदेश दिया गया और इसके अलावा उन्हें 3 साल तक जागीर छोड़ने से मना किया गया, ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी कबीले के साथ नहीं हुआ था। और मौजूदा अक्सू राजा पूर्व 13वें राजकुमार अबोयो अक्सू बुडा परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? इसका कारण पहला था क्योंकि बुडा परिवार भव्य राजकुमार के शिविर में था और दूसरा उन पुराने रईसों के दबाव के कारण। वह भी अभी सिंहासन पर चढ़ा था और स्वाभाविक रूप से भव्य राजकुमार और 7वें राजकुमार को जबरदस्ती दबा देगा, लेकिन उसने उन भव्य रईसों को छूने की हिम्मत नहीं की और उन पुराने रईसों ने भी सोचा कि बुडा परिवार एक आंख का किरकिरा था और स्वाभाविक रूप से अबोयो पर दबाव डाला, इसलिए वह ऐसा निर्णय लेंगे। एडम को वाटर ऑफ नथिंगनेस पिलाने का कारण बुडा कबीले की विरासत में मिली लड़ाई क्यूई प्रशिक्षण पद्धति वाइल्ड ड्रैगन बैटल क्यूई थी, जो महाद्वीप पर बेहद प्रसिद्ध थी। यह एडम के दादाजी द्वारा गलती से प्राप्त कर लिया गया था, जिससे उनकी प्रशिक्षण गति सामान्य युद्ध क्यूई प्रणालियों की तुलना में 3 गुना हो गई थी। इसमें अत्यधिक भयंकर हमले की शक्ति भी थी और यह हमेशा एक युद्ध क्यूई प्रशिक्षण पद्धति थी जिससे साम्राज्य के सभी महान कुलों की लार टपकती थी। यदि एडम को युद्ध क्यूई का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी, यदि उसने वास्तव में वाइल्ड ड्रैगन युद्ध क्यूई सीखा था और अपनी नफरत को भी याद किया था, तो वह उन भव्य रईसों और शाही कबीले के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए अबोयो ने एडम को वाटर ऑफ नथिंगनेस पिलाया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि अबोयो ने एडम को क्यों नहीं मारा, उन पिछले कारणों के अलावा एक और कारण था। ग्रीन ने उसे युद्ध क्यूई प्रशिक्षण विधियों का ये सेट दिया और एक क्रूर प्रतिज्ञा भी ली कि बुडा परिवार इसके बाद वाइल्ड ड्रैगन का अभ्यास नहीं करेगा। युद्ध क्यूई, इसलिए अबोयो ने एडम को जीवित छोड़ दिया। बेशक ग्रीन ने खुलेआम ये तरीका अबोयो को नहीं सौंपा। वह रात में शाही महल में घुस गया और अबोयो को विधि बताने के लिए पाया, आंशिक रूप से एडम के लिए उदारता की प्रार्थना करने के लिए और आंशिक रूप से अबोयो को उसकी ताकत देखने देने के लिए और एडम को मारने के किसी भी विचार को दूर करने के लिए। अबोयो को वास्तव में ग्रीन जैसे विशेषज्ञ से परेशानी होने का डर था, इसलिए वह अनुरोध पर सहमत हो गया, केवल उसके बड़प्पन के आदेश को ध्वस्त कर दिया और जागीर को छीन लिया, एडम को अपने जीवन के साथ छोड़ दिया। ग्रीन भी सहमत हुए। वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया था कि भले ही वह कमजोर नहीं था, शाही परिवार बहुत शक्तिशाली था। उसके गुप्त रूप से शाही महल में घुसने का कारण आंशिक रूप से ये था कि वह वहां की परिस्थितियों से भली भांति परिचित था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि नया सम्राट अभी अभी सिंहासन पर बैठा था और शाही महल में एक बड़ी पुनर्व्यवस्था हुई थी और वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। ये प्लस बल की विशेष तरीके हैं जिससे उसे अनदेखा कर दिया गया। ग्रीन पहले एडम के पिता को बचाने नहीं गया, इसका कारण यह था कि उसे विश्वास था कि अबोयो उसे नहीं मारेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडम के पिता अभी भी एक मोहरा थे जिसका इस्तेमाल शाही परिवार उन पुराने रईसों से निपटने के लिए करता था और शाही परिवार उसे आसानी से नहीं त्यागता था। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अबोयो के सिंहासन लेने का कारण केवल उन पुराने रईसों का समर्थन था और इसलिए वह सिंहासन लेने के बाद एडम के पिता की हत्या करके स्वाभाविक रूप से उन पुराने रईसों पर एहसान करेगा। एक बार जब ग्रीन को इसके बारे में पता चला तो एडम के पिता पहले ही मर चुके थे और ग्रीन केवल बुडा परिवार के आखिरी खून एडम की रक्षा करने का एक तरीका सोच सकते थे। और वाइल्ड ड्रैगन बैटल क्यूई प्रशिक्षण पद्धति को सौंपने का कारण वाटर ऑफ नथिंगनेस भी था। वाटर ऑफ नथिंगनेस के महाद्वीप पर सर्वोच्च जादुई खजाना बनने का कारण केवल यह नहीं था कि यह लोगों को जादू का अभ्यास करने या क्यूई से लड़ने में असमर्थ बना सकता था, इससे भी अधिक प्रभावशाली यह था कि ऐसी परिस्थितियां उनकी संतानों के साथ भी जारी रहेंगी। दूसरे शब्दों में, जब तक आप शून्यता का जल पीते रहेंगे, आपके बच्चे और पोते पोतियां भी जादू का अभ्यास करने और क्यूई से युद्ध करने में असमर्थ रहेंगे। केवल 10 पीढ़ियों के बाद ही यह समाप्त होगा। लेकिन वह पूरी 10 पीढ़ियां थीं। 10 पीढ़ियां जादू का अभ्यास करने या क्यूई से युद्ध करने में असमर्थ थीं। उस समय तक वे क्या बन जाते? क्या ये परिवार तब भी अस्तित्व में रह सकता था? क्या वे 10वीं पीढ़ी तक जीवित रह सकते थे? ये सभी अज्ञात मात्राएं थीं। यही कारण है कि वाटर ऑफ नथिंगनेस इतना भयानक था और यह भी कि ग्रीन ने वाइल्ड ड्रैगन युद्ध क्यूई को क्यों सौंप दिया था। एडम और एडम के वंशजों की 10 पीढ़ियां वाइल्ड ड्रैगन बैटल क्यूई सीखने में असमर्थ होंगी तो इस पर लटके रहने का क्या फायदा था। एडम के जीवन के लिए इसका सौदा करना बेहतर होगा और इसलिए ग्रीन ने इसे सौंपने में संकोच नहीं किया। और तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनके कार्य पूरी तरह से सही थे। यदि उसने वाइल्ड ड्रैगन युद्ध क्यूई को नहीं सौंपा होता तो एडम के लिए राजधानी छोड़ना असंभव होता। लेकिन वह ये भी नहीं जानता था कि क्या किसी ने नथिंगनेस के पानी में तोड़फोड़ की थी या एडम को औषधि के प्रति कोई शारीरिक प्रतिक्रिया हुई थी। किसी भी मामले में एडम नथिंगनेस का पानी पीने के बाद बेहोश हो गया था और जब तक वे पानी तक नहीं पहुंचे तब तक वह उसी तरह पड़ा रहा।
जागीर। जब वह जागा तो वह सुखवादी बेटे एडम से सांसारिक बेवकूफ झाओ हाई में बदल गया था। झाओ हाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब वह जानता था कि क्या हुआ था। एडम की यादें पूरी तरह से उसकी यादों में विलीन हो गई थी, जिससे झाओ हाओ को भी पूरी तरह से समझ में आ गया कि उसने वास्तव में स्थानांतरित कर दिया था, और शरीर को जब्त करने के लिए आत्मा का सबसे आम स्थानांतरण भी। यदि वह स्थानांतरण के बारे में नहीं जानता है तो उसे एक बेवकूफ के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो हाई ने यह नहीं सोचा था कि वह वास्तव में खुद ही स्थानांतरित हो जाएगा और इसके अलावा ऐसे गरीब शैतान के शरीर में प्रवेश करेगा। झाओ हाई को पहले ही पता चल गया था कि एडम की यादों से क्या हो रहा था। उसे नहीं पता था कि जब एडम बेहोश था और राजधानी से यात्रा कर रहा था तो वह किस तरह की जगह पर पहुंच गया था। वह बक्सू शाही राजधानी में उस घर में नहीं था। पिछली बार जब वह उठा तो चारों ओर देखने से उसे पता चल गया था कि यह वह घर नहीं है जिससे एडम परिचित था। झाओ हाई ने अपने बगल में किसी को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि वह वही बूढ़ा आदमी है जिसे उसने पहली बार देखा था जब वह उठा था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। पहली बार जागने से अलग, इस बार झाओ हाई ने बूढ़ों को पहचान लिया। वह बुडा परिवार का पुराना बटलर ग्रीन बुडा था। ग्रीन का मूल नाम बुडा नहीं था, लेकिन उसे यह नाम झाओ हाई के दादाजी ने दिया था और वह हमेशा बुडा परिवार का वफादारी से पालन करता था और घर में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। लेकिन पहले एडम का ग्रीन के साथ रिश्ता विशेष रूप से अच्छा नहीं था। एडम एक सुखवादी बेटा था, जबकि ग्रीन एक गंभीर व्यक्ति था। वह हमेशा उसकी देखभाल करता था और उसे बताता था कि यह निषिद्ध है या वह ऐसा नहीं कर सकता, और इसलिए एडम ग्रीन से नफरत करता था। लेकिन क्योंकि ग्रीन बहुत वरिष्ठ था, उसे तो छोड़ ही दे। यहाँ तक कि उसके पिता भी ग्रीन के प्रति असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और इसलिए वह केवल सह सकता था। पुनर्जन्म होने के बाद झाओ हाई स्वाभाविक रूप से उतना मंदबुद्धि नहीं होगा जितना एडम पहले था। अनगिनत स्थानांतरण उपन्यास पढ़ने के बाद और एक वयस्क के दिमाग के साथ हमेशा बेहद उबड़-खाबड़ जीवन जीने के बाद झाओ हाओ स्वाभाविक रूप से बिगड़ेल एडम की तुलना में अधिक समझदार होगा। निस्संदेह वह ये भी जानता था कि ग्रीन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इतने बूढ़े बटलर के साथ वह सब कुछ उस पर छोड़ने में पूरी तरह से सहज हो सकता था। इसके अलावा वह एडम की यादों से समझ सकता था कि यह बूढ़ा बटलर उसके पिता से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इस दुनिया में ताकत जीवित रहने की आशा का प्रतिनिधित्व करती है। एक बेवकूफ के रूप में जीने का एक लंबा समय, कल्पना का एक लंबा समय। साथ ही एडम की यादों ने झाओ हाई को स्थानांतरण के प्रति काफी हद तक स्वीकार कर लिया। वह भी कुछ हद तक आशान्वित था। ये वास्तव में केवल दृश्यों में बदलाव था। केवल दो ही चीजें उसे दुखी करती थी। एक तो ये कि यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं था, इसलिए वह ऑनलाइन नहीं हो पाता था। एक बेवकूफ को जाल से दूर रखना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। दूसरा ये था कि उसने वाटर ऑफ नथिंगनेस का स्वाद चख लिया था और भविष्य में युद्ध क्यू या जादू को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं होगा, जिससे झाओ हाई के दुनिया पर राज करने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। झाओ हाई को पता नहीं चला कि उसने वास्तव में पहले ही एडम की यादों को आत्मसात कर लिया था। उसके घबराने का कारण यह नहीं था क्योंकि वह हमेशा आग महाद्वीप में रहने से परिचित था। जिन दो चीजों को लेकर वह नाखुश था, उनमें से एक पृथ्वी से झाओ हाई से संबंधित थी और दूसरी आग महाद्वीप में जीवन से संबंधित थी। लेकिन झाओ हाई ने यह भी स्पष्ट रूप से समझा कि भले ही वे चीजें अप्रिय थी, वह अब यहाँ है और उसके पास कहने के लिए बेहतर कुछ नहीं है। जब से वह आया है, वह आरामदायक होगा। इसके बाद वह एडम बुढ़ा था। ये सोचकर झाओ हाई एक लंबी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि उसके दिल में कुछ छूट गया हो। ये वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं था कि वह एडम की पहचान को इतनी आसानी से स्वीकार कर सका, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि वह घर पर बहुत अधिक रहता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। कोई कह सकता है कि उसे पृथ्वी के लिए कोई चिंता नहीं थी। अब यहाँ होना केवल दृश्यों का परिवर्तन था, कुछ भी असाधारण नहीं था, और वहाँ ऐसे लोग भी थे जो उसकी देखभाल करते थे। वहाँ कुछ भी बुरा नहीं था। इस समय ग्रीन ने यह भी देखा कि झाओ हाई पहले से ही जाग रहा था और जल्दी से बिस्तर के पास आकर बोला, युवा मास्टर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अभी भी बीमार महसूस करते हैं? क्या आपके सिर में अब भी दर्द होता है? झाओ हाई ने लंबे समय से चिंता के ऐसे शब्द नहीं सुने थे। अब उन्हें सुनकर वह गर्मजोशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके शरीर में कोई बड़ी समस्या है, और वह तुरंत उठ बैठा और ग्रीन की ओर अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। दादाजी ग्रीन, ये जगह कहाँ है? ग्रीन ने स्पष्ट रूप से एक पल के लिए शून्यता से देखा। पिछला एडम बिल्कुल भी इतना विनम्र नहीं होगा, और वह अचानक उसे इस तरह बोलते हुए सुनने का आदी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने तुरंत उत्तर दिया, युवा गुरु, हम पहले ही जागीर तक पहुंच चुके हैं। झाओ हाई विचलित दिखे, फिर तुरंत समझ गए और सिर हिलाते हुए कहा, ये काला कचरा है। ग्रीन को झाओ हाई की शांति पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हाँ, ये ब्लैक वेस्ट है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। अभी हम कहाँ हैं? यहाँ क्या हालात हैं? कुल मिलाकर कितने लोग? कितनी जमीन? एडम की यादों में ब्लैक वेस्ट के बारे में केवल कुछ छोटी किंवदंतियां थीं। ये कैरियन मार्श के करीब था, यहाँ खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इत्यादि। कोई अन्य ज्ञान नहीं था, इसलिए झाओ हाई पूछते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा गया था, वह कोई एडम नहीं था, और इसके बाद वह इस ब्लैक वेस्ट में रहेगा, इसलिए वह यहाँ की परिस्थितियों को भी समझना चाहता था। ग्रीन ने एडम को एकटक घूर कर देखा। यदि एडम हमेशा उसकी देखरेख में नहीं रहता, तो उसने निश्चित रूप से सोचा होता कि एडम की जगह एक अजनबी को ले लिया गया है। मुझे यह मत बताओ कि असफलताएं लोगों को आगे बढ़ाती हैं। भले ही ग्रीन हैरान था, फिर भी उसे एडम की पहचान पर संदेह नहीं होगा। वह केवल एडम की वर्तमान उपस्थिति को परिपक्वता के परिणाम के रूप में देख सकता था। लेकिन झाओ हाई के व्यवहार से ग्रीन बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत कहा, युवा मास्टर, हम जागीर के कास्टेलन हवेली में हैं, जो ब्लैक वेस्ट के लोहे के पहाड़ पर स्थित है। इस लोहे के पहाड़ को बौनों ने छोड़ दिया था और इसमें कुछ भूमि है जिसे जोता जा सकता है। युवा स्वामी, कृपया मुझे दंडित करें। मैंने बिना अनुमति के कार्यभार संभाला और बड़ी मात्रा में सामान और सौदास खरीदने के लिए घर की सभी चीजें बेच दी। वर्तमान में हमारे पास नकदी के केवल 100 से कुछ अधिक सोने के सिक्के हैं। यहाँ के लोग केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरी पोती और ब्लॉकहेड और रॉकहेड हैं, और अधीनस्थों के रूप में केवल वे 100 दास हैं। बाकी सभी पहले ही चले गए हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया। उसका मन वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। वे अब एक मृत भूमि में थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए एक कैस्टेलन घर था, एक पहाड़ जो पैदा कर सकता था 100 दास, साथ ही 5 लोग जिनके साथ वह आराम से रह सकता था, और उसके निकटतम लोग भी थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया। दादाजी ग्रीन के कार्य सही थे। ऐसी जगह पर सोना बेकार है, केवल आपूर्ति ही कुछ समय के लिए हमारा समर्थन कर सकती है। अच्छा, इस बिंदु पर मेरी कोई राय नहीं है। दादाजी ग्रीन, आप चीजों को सुलझाते रहें, देखें कि इस लोहे के पहाड़ पर कितनी कृषि योग्य मिट्टी है। हम कुछ उपयुक्त बोएंगे, आखिरकार हमें अभी भी खाना चाहिए।
ग्रीन ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, युवा मास्टर पहले आराम करें, मैं थोड़ी देर में मेघ को आपकी सेवा के लिए बुलाऊंगा। ग्रीन द्वारा मेघ का जिक्र करने पर झाओ हाई के दिमाग में एक नाजुक दिखने वाली, सियान बालों वाली खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह ग्रीन की पोती थी। लेकिन इसके तुरंत बाद झाओ हाई व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि एडम पहले मेघ से छेड़छाड़ करना चाहता था, लेकिन मेघ छठे स्तर का जादूगर था और जबकि उसका बाहरी हिस्सा नाजुक था, उसका दिल अधिक था। भले ही उसने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, जब तक एडम ने इसके बारे में सोचा, उसने खुद को मार डाला, जिससे एडम को वास्तव में उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। ये सोचकर झाओ हाई गुप्त रूप से शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। एडम ने पहले जो मुसीबत खड़ी की थी, उससे निपटने का काम उस पर छोड़ दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में झाओ हाई केवल शर्मिंदा महसूस कर सकते थे और उन्होंने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं दादाजी ग्रीन, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, उन्हें मुझे परेशान न करने दें, जब रात के खाने का समय हो तो मुझे बुला लें। ग्रीन ने सिर झुकाया, हाँ आपकी आज्ञा से। बोलना समाप्त करके वह झाओ हाई के कमरे से पीछे हट गया। झाओ हाई ने अंदर ही अंदर आह भरी, फिर धीरे से बिस्तर से उतर गया। यद्यपि उसे लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने की याद थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके पास ताकत बची हुई है। वह खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका, फिर खिड़की के पास चला गया, धीरे धीरे उसे धक्का देकर खोला और बाहर की ओर देखने लगा। उसके दृश्य क्षेत्र में जो प्रवेश हुआ वह एक छोटे महल जैसी संरचना थी और वह शीर्ष मंजिल पर स्थित था, जो चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। यह एक पश्चिमी शैली का छोटा सा महल था। इसके ठीक सामने दीवारों से घिरा एक छोटा वर्ग था और महल के बाहर मानव पैरों के निशान के बिना एक काली भूमि थी। वह काली भूमि काली थी मानो तेल से लथपथ हो, लोगों को एक बेजान एहसास दे रही हो। महल के चौराहे पर चीजों का एक बड़ा ढेर था। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं और लोगों का एक बड़ा समूह जल्दबाजी कर रहा है। ये लोग पुरुष और महिला थे, जो समान रूप से मोटे सूती कपड़े पहने हुए थे। अंतर यह था कि पुरुषों के माथे पर एक निशान था। ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर था, लेकिन झाओ हाई को पता था कि यह निश्चित रूप से बुड्ढा कबीले का निशान था, जो दर्शाता है कि वे बुड्ढा परिवार से संबंधित गुलाम थे। आगे की ओर देखने पर बंजर पहाड़ियों का एक विस्तार था, जिस पर कुछ मुड़े हुए और विकृत पेड़ उगे हुए थे। ये पेड़ अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए, हर कोई बीमार लग रहा था, उनमें जीवन शक्ति की पूरी तरह से कमी थी। इसके अलावा ये पेड़ खरपतवार थे, ये घासें लंबी नहीं होती थीं और कुपोषित भी लगती थीं। अपनी नजरें हटाकर उसने फिर उस महल की ओर देखा जो अब उसका माना जाता था। महल छोटा नहीं था, कुछ हजार लोगों के रहने में कोई समस्या नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा हो। दीवारों पर लाइकन उगाया था, पत्थरों के बीच घास उगाई थी, जो आमतौर पर जीर्ण शीर्ण दिखती थी। खिड़की के कागज को देखने से पता चलता है कि वह अभी अभी चिपकाया गया था और अन्य खिड़कियां अभी भी नंगी थीं। झाओ हाई कुटिलता से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। एडम की यादों में वह स्पष्ट रूप से बुड्ढा परिवार की शाही हवेली को याद कर सकता था, जिसमें कांच का उपयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ वे आदिम कागज की खिड़कियों का उपयोग करते थे। ये सचमुच एक अंतर था, लेकिन इसने अभी भी झाओ हाई को एक वीरतापूर्ण एहसास दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे रखा गया था, प्रकाश ने जो कुछ भी छुआ वह उसकी भूमि थी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कहा। उसे विश्वास नहीं था कि पृथ्वी ऐसी दिखती थी जैसे कि यह तेल छोड़ सकती है, कोई फसल नहीं पैदा कर सकती है। उसे जीवित रहना था और उन लोगों को दिखाना था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यह एडम के शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए थोड़ा सा मुआवजा होगा। ठीक इसी समय उसके मन में एक आवाज गूंजी, स्थानिक फार्म कार्यक्रम शुरू हो रहा है, नेटवर्क से जुड़ रहा है, नेटवर्क कनेक्शन सफल है, सामान्य रूप से काम कर रहा है, मेजबान की खोज कर रहा है, मेजबान की स्थितियों का निरीक्षण कर रहा है, मेजबान की स्थिति सामान्य है, मेजबान के लिए बाध्य है। आपका वर्तमान स्तर 1 है, सिस्टम इनाम 500 स्वर्ण, घास के बीज के 6 बैग, प्रत्येक बैग में एक खेत लगाया जा सकता है। आपने वर्तमान में जमीन का एक टुकड़ा साफ कर लिया है, क्षेत्रफल 10 खेत, स्तर 0। आप दुकान में आवश्यक बीज खरीद सकते हैं, दुकान में फसल को सोने के लिए बदला जा सकता है। नेटवर्क की खराबी के कारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, फॉर्म में प्रवेश करें, आप केवल सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, मित्रों से कनेक्ट करने में असमर्थ हैं, कृपया परेशानी के लिए क्षमा करें। झाओ हाई मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। लेकिन उसने सचमुच वह आवाज अभी अभी सुनी। यदि यह पृथ्वी पर होता तो झाओ हाई को इस पर विश्वास नहीं होता, अधिक से अधिक वह यही सोचता कि यह एक शरारत थी। लेकिन ये जगह अलग थी, और अगर वह स्थानांतरण स्वीकार कर सकता था तो वह किस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। झाओ हाई ने तुरंत अपने मन में कहा, खेत में प्रवेश करो। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसकी आंखों के सामने एक चमक आ गई। जब उसने दोबारा देखा तो वह अब अपने महल में नहीं था, बल्कि एक खुले स्थान पर था। ये जगह बहुत बड़ी थी, लगभग 1 हेक्टेयर का 2/3। सारी जमीन साफ कर दी गई, किनारे पर बिल्कुल नए फावड़े जमीन में गाड़ दिए गए। जमीन के बगल में एक छोटा सा झरना था, जिसके बगल में एक बाल्टी थी। वहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसके बाईं ओर फूस का एक कुत्ते का घर था। फूस की झोपड़ी की खिड़की के नीचे 2 बोतलें थीं, एक पर कीटनाशक और दूसरे पर शाकनाशी लिखा हुआ था। दोनों बोतलों के बगल में एक टोकरी भी थी, जिस पर संग्रह लिखा था। झोपड़ी के दाहिनी ओर एक और भी छोटी फूस की झोपड़ी थी, जिस पर खलिहान लिखा था। इनके अलावा चारों तरफ घना कोहरा ही था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे केवल ये फूस की झोपड़ी और वह खुली जगह ही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। झाओ हाई इससे बहुत परिचित था। पृष्ठभूमि की कमी के अलावा ये वह खेल था जिससे वह सबसे अधिक परिचित था, फॉर्म गेम। अन्य बेवकूफों से अलग झाओ हाई को किताबें पढ़ना, उपन्यास लिखना सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि उसने केवल कुछ छोटा सा बदलाव किया था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिससे वह कभी नहीं थकता था और वह कभी गेम खेलने में नहीं लगा। बाद में कुछ दोस्तों ने झाओ हाई को फार्म गेम खेलने के लिए प्रेरित किया। इस गेम में आपको बहुत अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं थी और इसे खेलना बहुत सरल था। नतीजतन झाओ हाई भी हमेशा खेलता रहा और अब तक उसका फार्म पहले से ही 27 के स्तर पर था। हालांकि यह बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी उसने अपनी जमीन साफ कर दी थी और चरागाहों के साथ खेलने के बीच में ही था। और जिसने भी खेलना शुरू किया था वह जानता था कि सिस्टम आपको स्वतंत्र रूप से एक दृश्य देगा, साथ ही एक फूस की झोपड़ी भी, और झाओ हाई में जो दृश्य अभी देख रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था। अंतर यह था कि तब झाओ हाई ने इसे अपने कंप्यूटर के माध्यम से देखा था, लेकिन अब वह इसे अंतरिक्ष के अंदर से देख रहा था। झाओ हाई ये सब एकटक देखता रहा, वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या सोचे। वह जमीन पर मिट्टी को कुरेदने और बैठने से खुद को नहीं रोक सका।
लेकिन जब उसने आत्मा को पकड़ लिया तो अचानक उसके सिर में एक आवाज गूंज उठी। स्थानिक मिट्टी स्तर 1 पहले से ही जुताई की गई, फसल बोने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, परिपक्वता तक समय बढ़ाकर 10 गुना किया जा सकता है, अंतरिक्ष के बाहर उपयोग के लिए लाया जा सकता है, अंतरिक्ष के बाहर की मिट्टी में सुधार कर सकते हैं। झाओ हाई ने एकटक देखा, फिर खुश हो गया। वह अभी भी इस स्थान के बारे में बहुत कम जानता था। अब मौका पाकर वह झरने की ओर भागा और अपने हाथ से झरने के पानी को छुआ, और निश्चित रूप से वहां एक संकेत था। स्थानिक झरने का पानी स्तर 1 पिया जा सकता है, मानव शरीर पर बेहतर प्रभाव डालता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फसल पकने का समय 10 गुना बढ़ा सकता है, अंतरिक्ष से बाहर लाया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है, अंतरिक्ष के बाहर मिट्टी में सुधार किया जा सकता है। झाओ हाई को इस अचानक सौभाग्य से पहले से ही चक्कर आ रहा था। उसने एक हाथ झरने के पानी में बढ़ाया, सुस्त आंखों के साथ, और हंसते खिलखिलाते हुए वह अपना हाथ बाहर निकालना भी भूल गया। काफी देर के बाद झाओ हाई जोर से हंसते हुए खड़ा हुआ। विली हेवंस, मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में इतने उदार होंगे। हा हा हा, अच्छे, बढ़िया, उत्कृष्ट। झाओ हाई इस तथ्य पर बेहद स्पष्ट थे कि यहाँ आग महाद्वीप में उनके लिए किसी भी जादू या युद्ध क्यूई का अभ्यास करना पूरी तरह से असंभव था। फिर उनका पूरा जीवन औसत दर्जे का ही रहेगा। एडम की नफरत का बदला लेना भी असंभव होगा। लेकिन इस स्थान के साथ यह अलग था। भले ही वह बदला नहीं ले सकता था, फिर भी वह बुडा कबीले को बनाए रख सकता था और इसे पनपने दे सकता था। यह एडम के लिए एक प्रकार का प्रतिशोध भी माना जा सकता था। काफी देर के बाद झाओ हाई शांत हो गया। वह सबसे पहले मैदान के बगल में फावड़े की ओर दौड़ा। वह देखना चाहता था कि क्या ये फावड़ा उतना ही चमत्कारी है जितना खेल में था। जब उसका हाथ फावड़े को छू गया तो संकेत एक बार फिर गूंज उठा। फावड़ा उपकरण स्तर 1 स्वचालित रूप से मिट्टी को पलट सकता है, संचालन समय 10 फीट दिन, अंतरिक्ष के बाहर उपयोग के लिए लाया जा सकता है। झाओ हाई तुरंत हंसा, फिर वह बाल्टी के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ तुरंत गूंज उठा। बाल्टी उपकरण स्तर 1 स्वचालित रूप से मिट्टी की सिंचाई कर सकता है, ऑपरेशन का समय 10 के दिन, उपयोग के लिए बाहर लाया जा सकता है, अंतरिक्ष के बाहर। कीटनाशक कृषि रसायन विषाक्त स्तर 1 स्वचालित रूप से कीड़ों को मार सकता है, उपभोग के लिए नहीं, अंतरिक्ष से बाहर लाया जा सकता है, खुराक अनंत। शाकनाशी कृषि रसायन विषाक्त स्तर 1 स्वचालित रूप से खरपतवारों को मार सकता है, उपभोग के लिए नहीं, अंतरिक्ष से बाहर लाया जा सकता है, खुराक अनंत। टोकरी उपकरण स्तर 1 स्वचालित रूप से फसल एकत्र कर सकता है, संचालन समय 10 के दिन, अंतरिक्ष के बाहर उपयोग के लिए लाया जा सकता है, अर्जित फसल स्वचालित रूप से खलिहान में संग्रहित की जाती है। झोंपड़ी के बाहर की सभी चीजों की जांच करने के बाद झाओ हाई को पहले ही समझ आ गया था कि यह जगह खेल के स्थान से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन यह अभी भी बहुत समान नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह और भी बेहतर थी। झाओ हाई ने उत्साह से भरी छाती के साथ फूस की झोपड़ी में प्रवेश किया। फूस की झोपड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित थी। घास से फैला एक बिस्तर, एक मेज, 4 कुर्सियां, एक अलमारी, एक स्टोव, टेबलवेयर का एक पूरा सेट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिस्तर के सिरहाने के बगल में ये भी कंप्यूटर जैसा कुछ है, लेकिन केवल मॉनिटर। झाओ हाई ने तुरंत डिस्प्ले की ओर कदम बढ़ाया और पाया कि वह जल रहा था। शीर्ष पर केवल 2 चिन्ह थे, एक के ऊपर दुकान लिखा था और दूसरे के ऊपर फार्म परिचय लिखा था। झाओ हाई ने तुरंत फार्म परिचय खोला। वह वास्तव में जानना चाहता था कि उसके पास ऐसा फार्म कैसे होगा, बस क्या चल रहा था। झाओ हाई के हाथ ने फार्म परिचय आइकन को छुआ, जो तुरंत सफेद रोशनी की एक रेखा में बदल गया, और अचानक झाओ हाई के दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ गई। काफी देर के बाद जानकारी को पचाने के बाद उसने ये भी मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि यह खेत कैसे अस्तित्व में आया। झाओ हाई के इस दुनिया में आने से पहले वह अपने कंप्यूटर पर सिर्फ अपना फार्म गेम खेल रहा था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह अचानक यहाँ पहुंच गया था और फॉर्म गेम भी उसके पीछे आ गया था। ऐसा हो सकता है कि स्थानांतरण में फॉर्म बदल गया हो और अपनी सभी मूल कार्यक्षमता को संरक्षित कर लिया हो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया हो। ये फार्म पहले से ही उसका सिस्टम बन गया था और यह सिस्टम झाओ हाई से भी बंधा हुआ था। दूसरे शब्दों में, भले ही झाओ हाई इस फॉर्म के माध्यम से पृथ्वी पर होस्ट सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सका, वह अपनी इच्छानुसार इस फॉर्म में किसी भी कार्यक्षमता का उपयोग कर सकता था, जिसमें वह दुकान भी शामिल थी। वह खरीदारी के लिए सोने का उपयोग कर सकता था और अपनी फसल को दुकान में बेच सकता था। वह खेत की चीजें बाहर ला सकता था और बाहर से चीजें अंदर ला सकता था। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुरूप था। केवल वर्तमान में फॉर्म केवल एक स्तर पर था और बहुत सारी कार्यक्षमताएं अनुपलब्ध थीं। यदि वह स्तर बढ़ा सकता है तो वह चरागाह भी खोल सकता है और अपनी भूमि का विस्तार भी कर सकता है। मूल रूप से इस बात की कोई सीमा नहीं थी कि वह कितनी दूर तक विस्तार कर सकता है, और जैसे जैसे खेत का स्तर बढ़ता है, मिट्टी, पानी या कीटनाशकों को बदलना और इस तरह का अनुभव प्राप्त करना, धीरे धीरे समतल करना और वह विकसित करने के लिए संबंधित चीजों को यहाँ से बाहर भी ला सकता है। स्थान जिससे समतलीकरण होता है। दूसरे शब्दों में, झाओ हाई अंतरिक्ष के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अंतरिक्ष के अंदर सामान या फसलों को बढ़ाकर आग महाद्वीप से कुछ विशिष्टताएं ला सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो झाओ हाई को स्वर्ग को मात देने वाला धोखा मिला था। झाओ हाई केवल हंसना चाहता था। ऐसे स्वर्ग को चुनौती देने वाले स्थान के साथ फलना फूलना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, और यहाँ तक कि एडम और बुडा कबीले का बदला लेना भी असंभव नहीं था। उसके मन में एक निर्लज योजना बनने लगी। वह ब्लैक वेस्ट में भूमि को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष की मिट्टी और पानी का उपयोग कर सकता है, जो उसके खुद के विशाल खेत के बराबर होगा। जब तक उसने इस स्थान को विकसित किया, वह और भी अधिक लोगों को नियुक्त कर सकता था, एक क्षेत्रीय निरंकुश बन सकता था, और समय आने पर वह बुडा कबीले का बदला ले सकता था। झाओ हाई काफी देर बाद अपने होश में लौटा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बहुत आगे निकल जाने के लिए खुद पर व्यंग्य किया। अभी उसके पास बदला लेने के लिए चरित्र का पहला स्ट्रोक भी नहीं था। बेहतर होगा कि वह पहले इस जगह को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ ले। सोचते समय झाओ हाई ने लापरवाही से दुकान का आइकन खोला और तुरंत एक संकेत गूंज आया। स्पेटियल शॉप में आपका स्वागत है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं? झाओ हाई ने स्क्रीन की ओर देखा, जिस पर धरती से कुछ फसलों के चित्र लगे हुए थे। उनके नीचे उनकी कीमत और स्तर लिखा हुआ था। झाओ हाई को पता था कि यह निश्चित रूप से खेल के समान ही था, और उसने इसे कुछ बार देखने से अधिक नहीं दिया। फिर स्टोव पेज बंद कर दिया और अपने आसपास देखा। आखिरकार वह उस अलमारी के पास चला गया। उनका मानना था कि यह अलमारी निश्चित रूप से कोई सजावट नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने इसे छुआ तो ये देखकर निराश हुए कि वहां कोई संकेत नहीं था। झाओ हाई ने खाली दृष्टि से देखा, अलमारी खोली और अंदर 3 चीजें देखीं। एक कपड़े का थैला, एक छोटा बेंच जिसका सिर बग के आकार में बना हुआ है, और एक छोटा बेंच जिसका सिर घास के आकार में बना हुआ है। झाओ हाई को व्यवहारिक रूप से एक नजर में ही पता चल गया कि ये चीजें क्या थीं। उसने सबसे पहले वह कपड़े का थैला उठाया और तुरंत एक संदेश आया।
पस्त सोना रख सकता है। असीमित मात्रा, वर्तमान सोना 500 और आपका स्तर बहुत कम होने के कारण सोना अंतरिक्ष से बाहर नहीं लाया जा सकता है। झाओ हाई एक क्षण तक शून्य में देखता रहा, फिर खुश हो गया। हालांकि संकेत बहुत छोटा था, फिर भी उसे सुनकर वह बहुत सी बातें समझ गया। ये पर्स वास्तव में एक स्थानिक बैग जैसा था, ऐसा लग रहा था कि इसमें केवल पैसे ही रखे जा सकते हैं। लेकिन झाओ हाई का ध्यान इस ओर नहीं गया, उनका ध्यान इस बात पर था कि उसके बाद क्या होगा। उनका स्तर कम होने के कारण सोना बाहर नहीं लाया जा सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक बार उनका स्तर बढ़ गया तो वे ला सकते थे बाहर अंतरिक्ष से सोना और उनका उपयोग। हे भगवान, अगर यह सचमुच ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है। झाओ हाई ने कुछ गहरी सांसें लीं, बग गन्ना उठाने से पहले खुद को शांत किया। संकेत ने समझाया, कीट मुक्ति उपकरण स्तर 1 हानिकारक कीड़े पैदा कर सकता है जो फसलों को खाते हैं। उपयोग की आवृत्ति प्रतिदिन 50 बार बाहर लाया जा सकता है और अंतरिक्ष के बाहर उपयोग किया जाता है। खरपतवार मुक्ति उपकरण स्तर 1 खरपतवार पैदा कर सकता है, पोषण के लिए खेत की फसलों से लड़ सकता है। उपयोग की आवृत्ति प्रतिदिन 50 बार बाहर लाया जा सकता है और अंतरिक्ष के बाहर उपयोग किया जा सकता है। झाओ हाई ने 2 बेंतें जारी करते हुए मुस्कुराया। ये 2 चीजें अच्छी चीजें थीं, खासकर संदिग्ध लोगों के लिए। घर में और कुछ नहीं था और झाओ हाई फूस की झोपड़ी से बाहर निकलकर खलिहान की ओर चला गया। वह जानता था कि खलिहान में निश्चित रूप से और भी अच्छी चीजें होंगी, कम से कम उसे यहाँ बीज की वादा की गई बोरियां नहीं मिली थी। झाओ हाई जल्द ही खलिहान में पहुंच गया। ये बेहद सामान्य लग रहा था, एक छोटी सी फूस की झोपड़ी जिसमें एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था और कुछ खास नहीं था। झाओ हाई ने प्रॉम्प्ट की आवाज सुनकर अपने हाथ से लकड़ी के दरवाजे को छुआ। खलिहान स्तर 1 सामान स्टोर कर सकता है। असीमित प्रकार और मात्रा, अंदर संग्रहित सामान बाहर निकालने पर समान होता है। अंतरिक्ष के बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान वस्तुएं, घास के बीज 6 बैग। झाओ हाई सोचने से खुद को नहीं रोक सका। घास के बीज। जैसा कि सोचा गया था, उसके सामने 6 छोटे बैग दिखाई दिए जिन पर घास बीज लिखा हुआ था। झाओ हाई विचलित दिखे, फिर प्रसन्न हुए। वह अभी भी सोच रहा था कि खलिहान का उपयोग कैसे किया जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए केवल विचार की आवश्यकता होगी। ये सचमुच बहुत अच्छा था। झाओ हाई ने खलिहान के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन पता चला कि वह नहीं खुलेगा। खलिहान एक सहारा की तरह लग रहा था, मूल रूप से बिना किसी उपयोग के। झाओ हाई थोड़ा मुस्कुराया, फिर मुड़ा और फूस की झोपड़ी में वापस चला गया। घास के बिस्तर पर बैठ गया, शांति से अपने निष्कर्षों को व्यवस्थित किया। अभी उसके पास इस तरह की जगह थी। सबसे पहले ये कि जमीन पर खेती की जा सकती थी, फिर पीने के लिए पानी, और वो फसल के पकने के समय में भी भारी सुधार कर सकता था 10 गुना, और पानी के साथ वह और भी 10 गुना था। स्वर्ग, इस जगह के साथ उसे भूखे रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस टोकरी का उपयोग किया जा सकता था, फावड़े का भी, बाल्टी का, कीटनाशकों का, कीट भगाने का औजार, खरपतवार छुड़ाने का औजार, ये सभी अच्छी चीजें थीं और उन्हें बाहर लाया जा सकता था। मुख्य बात यह थी कि खलिहान का होना एक विशाल अंतरस्थानिक भंडारण के समान था। यही वह बात थी जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा खुश था। एडम की यादों से पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे भंडारण उपकरण थे। एक अंतरिक्ष प्रकार के जादूगर एक का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन अंतरिक्ष प्रकार के जादूगर दुर्लभ थे। भले ही महाद्वीप पर बहुत सारे भंडारण उपकरण थे, वे सभी उन रईसों के हाथों में थे, बहुत कम ही आम लोगों के पास होते थे। उन भंडारण उपकरणों की तुलना खलिहान से नहीं की जा सकती थी। वे सभी उपकरण बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि सबसे बड़े भी कुछ 100 घन मीटर से अधिक नहीं थे और उन्हें पहले से ही दिव्य उपकरण माना जाता था। उसके खलिहान जितनी बड़ी चीज मूल रूप से अस्तित्वहीन थी। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आप महाद्वीप पर भंडारण उपकरणों के पास जीवित चीजों को संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन स्थानिक खलिहान कर सकता था और वह असीमित प्रकार का भंडार कर सकता था। इन उपकरणों के अलावा उसके पास घास के बीज के 6 बैग और 500 सोने के सिक्के भी थे। हालांकि सोना अभी बाहर नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उसका उपयोग स्थानिक दुकान में खरीदारी के लिए किया जा सकता था, यही पर्याप्त था। अंतरिक्ष परिचय पढ़ने के बाद झाओ हाओ को पहले से ही पता था कि यह स्थान उस खेल का अनुसरण करता है जो उसने पहले खेला था और बुनियादी सेटिंग्स कमोबेश वही थी। अपना स्तर बढ़ने के बाद वह चरागाह खोल सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास 10 खेत थे और एक अंतहीन झरना था। इन 2 चीजों से वह अपने क्षेत्र की काली मिट्टी को सुधारने के उपाय सोच सकता था, लेकिन सबसे पहले उसे ये 10 खेत बोने थे। ये सोचकर झाओ हाई कुटिलता से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले एक बेवकूफ था, लेकिन उसका जन्म शहर में हुआ था और उसने मूल रूप से कभी खेती नहीं की थी, इस हद तक कि उसे बाजरा, सोयाबीन, तिल, जौ और चावल के बीच अंतर दिखाई नहीं देता था। अब उसके अचानक खेती करने के कारण वह वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे शुरुआत करें। झाओ हाई ने घास के बीज के थैले खलिहान में लौटा दिए। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि चरागाह के बीज अभी उसके लिए किसी काम के नहीं थे, लेकिन यदि वह बाद में चरागाह खोलेगा तो होगा। अब उसे भोजन या नकदी फसल के बीज की आवश्यकता थी। दुकान का इंटरफेस खोलकर देखा तो ऊपर कुछ फसलों के चित्र थे, जिनके नीचे गेम इंटरफेस की तरह ही स्तर और उन्हें खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है लिखा हुआ था। झाओ हाई ने इंटरफेस पर नजर डाली और पाया कि यह वास्तव में गेम जैसा था। सेटिंग्स सभी समान थी। अभी वह केवल स्तर 1 पर था और जो बीज वह उगा सकता था वह केवल घास, मूली, गाजर और बोक चॉय थे, बाकी वह नहीं लगा सका। झाओ हाई ने दूसरे स्तर के फसल बीज को पोक करने का प्रयास किया और इंटरफेस ने तुरंत अपर्याप्त स्तर का संदेश दिया। जो हाई ने भी समझा, ये जगह वास्तव में खेल के समान ही थी। केवल ये 4 प्रकार की फसलें ही लगाई जा सकती थी और झाओ हाई ने वीरतापूर्वक मूली के बीज चुनने में संकोच नहीं किया। मूली के बीज का प्रत्येक बैग 150 सोने का था और बीज के प्रत्येक बैग में 10 खेतों को बोया गया था। 10 खेतों में लगभग 80,000 बिल्ली मूली पैदा हो सकती थी, जो दुकान में बेचने पर 500 सोने की होती। इस दुनिया में क्रय शक्ति के आलोक में पृथ्वी पर 500 सोने के सिक्कों की कीमत लगभग 50,000 युआन थी। दूसरे शब्दों में, एक सोने का सिक्का 100 आरएमबी के बराबर था, एक चांदी का सिक्का 10 आरएमबी के बराबर था और एक तांबे का सिक्का 0.1 आरएमबी के बराबर था। इस तरह से गणना करने पर मूली उगाना काफी लाभदायक था, लेकिन बोक चॉय और गाजर की तुलना में इसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। लेकिन झाओ हाई ने मूली चुनने का कारण यह नहीं था कि इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि अनुभव के कारण। पहले फॉर्म गेम खेलते समय झाओ हाई ने एक बार बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा से खेती से संबंधित सभी चीजों की गणना की थी, मिट्टी को मोड़ने से लेकर रोपण तक, कटाई तक, और जिसने सबसे अधिक अनुभव दिया वह अप्रत्याशित रूप से ये सबसे सामान्य मूली थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण यह था कि सबसे पहले अपने स्तर को ऊपर उठाया जाए, ताकि वह और भी अधिक जमीन पर खेती कर सके, और सामान्य तौर पर कहें तो मूली बोने से बहुत सारा सोना भी मिलेगा, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में मूली उगाना सबसे उपयुक्त था।
झाओ हाई एक बेवकूफ था और बेवकूफों को बाहर जाना पसंद नहीं था, इसीलिए जब उसे अपरिहार्य रूप से बाहर जाना पड़ता था तो वह सबसे पहले गणना करता था कि वह आज क्या करेगा और कम से कम समय में इसे कैसे करना है या क्या करना है। उसे कई दिनों बाद ऐसा करना था और यदि वह उसी समय ऐसा कर पाता तो उसे कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, इसने स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की गणना करने वाली प्रकृति को बढ़ावा दिया। कुछ भी करते समय वह उसकी ठीक से गणना करेगा, फिर कार्यान्वयन का वह तरीका ढूंढेगा जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। इस बार भी वैसा ही था। उन्होंने लंबे समय तक गणना की और अंत में मूली को चुना क्योंकि मूली ने सबसे अच्छा अनुभव दिया। इसकी तुलना में कुछ सोने का नुकसान मूल रूप से कुछ भी नहीं गिना गया। झाओ है ने तुरंत मूली के बीज का एक बैग खरीदा। बीज उसके सामने नहीं आए बल्कि खलिहान में रख दिए गए, लेकिन कुछ सोचते ही उसके सामने तुरंत एक छोटा सा थैला आ गया। ये बैग बड़ा नहीं था और काफी सपाट भी लग रहा था, जैसे अंदर कुछ भी न हो। लेकिन जैसे ही झाओ हाई के हाथ ने बैग को छुआ, तुरंत एक संकेत आया, मूली का बीज, एक बैग, लगाया जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है, 10 खेतों में पौधे लगाओ। झाओ हाई ने आह भरी। सौभाग्य से बीज की इस थैली से इन 10 खेतों में बुआई हो सकी, अन्यथा उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन ये प्रणाली वास्तव में योजना बना सकती है, केवल 6 फील्ड का मूल्य दे सकती है, लेकिन आपको 10 फील्ड का मूल्य देने के लिए मजबूर कर सकती है, जो वास्तव में कपटपूर्ण है। दुकान का इंटरफेस बंद करके झाओ हाई ने बीज का थैला लिया और फूस की झोपड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन उन 10 खेतों को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने बीज खरीदा था, लेकिन उसने उन्हें बोया कैसे? उसके जैसा बेवकूफ खेती कर रहा था, उसे ये भी नहीं पता था कि मूली कैसे लगाई जाती है। ये वास्तव में भयानक था। ये सोचते हुए झाओ हाई बीज बैग को खलिहान में वापस करने के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने अचानक अपने हाथ में बीज बैग को देखा तो उसके दिमाग में एक बेशर्म सोच पनप रही थी। इस स्थान में हर चीज ऐसी लग रही थी मानो वह उसके चारों ओर घूम रही हो। हालांकि उन्हें बीज खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन शुरुआती धनराशि उपलब्ध कराई गई, जैसे कि वह वास्तव में कोई खेल खेल रहे हों। यदि ऐसा ही था तो क्या वास्तव में उसे स्वयं काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए? ये सोचकर झाओ हाई ने तुरंत मूली लगाने के बारे में सोचा। उसने अभी विचार समाप्त ही किया था, तभी उसके हाथ में रखी बीज की थैली उड़ गई और उसके तुरंत बाद जमीन में फावड़ा भी चल गया। फावड़े ने जमीन में छोटे छोटे छेद कर दिए और बीज की थैली ने एक बीज को बाहर फेंक दिया ताकि वह अंदर गिर जाए, जिसके बाद बाल्टी तुरंत उड़ गई और छेद में पानी डाला। इसके बाद फावड़े ने छोटे छेद को ढक दिया, फिर एक नया छेद खोदा। बीज गिराना, पानी देना, गाड़ना, जैसे कि कई लोग श्रम के स्पष्ट विभाजन और मौन सहयोग के साथ काम कर रहे थे। झाओ हाई को हाथ उठाने की आवश्यकता के बिना सभी काम एक साथ निपटा रहे थे। झाओ हाई ने यह दृश्य देखा और जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्थान वास्तव में बहुत अच्छा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस स्थान का देवता था, और जब तक उसने ये सोचा, अंतरिक्ष की चीजें तुरंत उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगी। ये सचमुच बहुत अच्छा था। ये देखते हुए कि खेत को बोने में अभी भी कुछ समय लगेगा, झाओ हाई को भी डर था कि ग्रीन को पता चल जाएगा कि वह गायब है और चिंतित है, और उसने जगह छोड़ने के बारे में सोचा। एक विचार के साथ वह लौ पर्वत महल में अपने कमरे में लौट आया। खिड़की के बाहर आकाश को देखते हुए यह अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक नहीं बदला था। इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा था कि कमरे में कोई आया हो। इससे झाओ हाई को और भी अधिक विश्वास हो गया कि जिस समय वह अंतरिक्ष में रुका था वह निश्चित रूप से लंबा नहीं था, और भले ही वह वहां अधिक समय तक रहा हो, उस स्थान में समय निश्चित रूप से बाहर की तुलना में अलग तरह से प्रवाहित होगा। झाओ हाई इतना खुश था कि वह चिल्लाना चाहता था। इस तरह के स्वर्ग को चुनौती देने वाले धोखे के साथ वह कम से कम इस दुनिया में एक स्वतंत्र और अनियंत्रित छोटे जमींदार के रूप में एक पद ले सकता था। क्या वह एडम को बदला लेने और ऐसी चीजों में मदद कर सकता है? पहले यह सुनिश्चित करना उचित था कि उसके पास आरामदायक जीवन हो। झाओ हाई को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था। उसके पास एक मामूली किसान का दिल था। जब तक वह ठीक था, बुडा कबीले को पुनर्जीवित करना, बुडा कबीले का बदला लेना, एडम का बदला लेना और न जाने क्या क्या, ये सभी चीजें थी जिनके बारे में वह उत्साह में सोचता था। उन भव्य रईसों की शक्ति के बारे में सोचकर झाओ हाई को डर का एहसास हुआ। राजसी बुडा परिवार का अस्तित्व एक शब्द पर निर्भर था, और एक छोटे से झाओ हाई जैसी किसी चीज को बुझाना उनके लिए सिर्फ हाथ हिलाने की बात थी।